जब कांग्रेस के और कांग्रेस के अलायंस के पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं, कांग्रेस यहाँ पर चुप रहती है। देश के लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक आप उनके दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी पर नहीं जाऊंगा। आपको सेबी भी खराब, सीबीआई भी खराब, ईडी भी खराब, सुप्रीम कोर्ट भी खराब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी खराब, हाई कोर्ट भी खराब, सिर्फ आप ही सही हो। अगर उसके दिमाग के आइडिया में इतना दम होता तो 42 और 52 पे कांग्रेस आके नहीं सिमटती। पीए लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का रूटीन, सुबह नाश्ता करो जब ये सोचो कि आज मोदी जी को माँ की गाली दें या पिता की गाली दें। लंच में ये सोचो कि आज अडानी को पकड़ें, अंबानी को पकड़ें, टाटा समूह को गाली दें, किसको दें। और डिनर में जो काम करते हैं वो मैं आपके दर्शकों को बता नहीं सकता। मैं तो शुरू से कहता था भगवान राम का विरोध राष्ट्र का विरोध है। मेरे सनातन का मुद्दा उठाना उनको बुरा लगता है तो वो मेरे को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरा नाम था वो काट दिया, क्योंकि मेरा धर्म को और मुझे बोला कि आपका धर्म हमें सूट नहीं करता। नमस्कार, पांचजनी के इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ क्या सोचते हैं आज कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में जाने के अपने फैसले के बारे में, और अब बीजेपी में आने के बाद क्या है उनके आगे के विचार, ये सब कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गौरव वल्लभ, जो कुछ दिनों पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी के नेता हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फाइनेंस के प्रोफेसर भी रहे हैं, कहते हैं अभी भी हैं, और आप जब फाइनेंस की बात होती है तो पूछा जाता है रिस्क वैल्यूएशन क्या है। कांग्रेस में जब आप थे और फिर यहाँ आए हैं तो रिस्क वैल्यूएशन करके आए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि रिस्क वैल्यूएशन व्यक्ति को वित्तीय निर्णयों में करना चाहिए, पर जो निर्णय व्यक्ति के दिल से होते हैं वहाँ पे रिस्क वैल्यूएशन नहीं, दिल का वैल्यूएशन करना चाहिए। और मैंने अपने इस्तीफे में दिल की भावनाएं लिखी, और वो इस्तीफे के कारण मैंने कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को लगभग 4 महीने पहले रोज़ बता रहा था उनको, और उनको मैंने ये भी कह दिया था कि जब तक आप मेरे ये 3 बातें नहीं मानोगे मैं टीवी पर अपीयर नहीं होऊंगा, मैं प्रेस वार्ता नहीं करूंगा, जब तक आप सनातन विरोध को मौन स्वीकृति दोगे प्रोफेसर गौरव वल्लभ टीवी पे नहीं जाएगा। क्योंकि जब कांग्रेस के और कांग्रेस के अलायंस के पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं, कांग्रेस यहाँ पर चुप रहती है। देश के लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते, और मैं भी देश का व्यक्ति हूँ। पहली बार कब आपको एहसास हुआ था? 7-8 महीने पहले। क्या ऐसा? पहली गाली दी स्टालिन अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का, उन्होंने गाली दी। यहाँ पे कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। मैंने पूछा क्यों नहीं, तो बोले अलायंस डिस्टर्ब हो जाएगा। कांग्रेस के स्वयं के नेताओं ने दी और बोला ये सनातन तो कोरोना के बराबर है, और मैं चुप रह जाऊं, ये स्वीकार्य नहीं। दूसरा, मैंने कांग्रेस के नेताओं को अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कि जब तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल नहीं हुए, जब तक आप उनके दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी पर नहीं जाऊंगा। प्रतिवर्ष बजट पर मैं प्रेस वार्ता करता हूं, इस बार मैंने नहीं करी। मैंने कहा आप नहीं गए, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको 1 महीने का समय और देता हूं। ये सबको बोला मैंने, मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा, सुबह से शाम आप प्रत्येक वेल्थ जनरेटर को, वेल्थ क्रिएटर को गाली देते हो, मैं ये नहीं होने दूंगा। आज कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की पुरानी नीतियों का विरोध कर रही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान देश में नीति आई थी। आज कांग्रेस जब कहती है कि हम एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करते हैं, और उस बिजनेस समूह को भी गाली देती है जिसने एयर इंडिया को खरीदा। कोई सीईओ प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई नीति की तारीफ करता है तो कांग्रेस उसके खिलाफ जाके खड़ी हो जाती है। तो ये 3 चीजें अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, राष्ट्र की प्रगति, धर्म की रक्षा और इकोनॉमिक सेकुलरिज्म। मैंने कांग्रेस के सभी नेताओं को बोला कि जब अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी, अब बंद करो। मैंने भी अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की,
पर सेबी की क्लीन चिट के बाद मैंने मौन धारण कर लिया, क्योंकि कहीं तो रुकना पड़ेगा। आपको सेबी भी खराब, सीबीआई भी खराब, ईडी भी खराब, सुप्रीम कोर्ट भी खराब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी खराब, हाई कोर्ट भी खराब, सिर्फ आप ही सही हो। सही की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जो हैं, जो नेता हैं, हम तीनों जिन 3 मुद्दों पे आपने विरोध किया था उन तीनों पे बात करते हैं। पहले धर्म की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ही प्रवक्ता बोलते हैं कि उनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। प्रियंका गांधी के लिए बोलते हैं वो नवदुर्गों के व्रत रखती हैं। और जिस तरह से चुनाव के दौरान पिछले बार भी हमने देखा उन्हें एक हिंदू की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, उनका गोत्र तक ढूंढ के लेकर आए थे। ऐसे में फिर जब आप कहते हैं कि सनातन विरोधी है तो सनातन पे ये चुप्पी जो होती है, दोहरा चरित्र कैसे रहता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ और आप इसका इवेल्युएशन करना, मेरी बात पे, ये स्टेटमेंट पे विश्वास मत करना अपने इवेल्युएशन के बिना। क्या आपने कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता को इलेक्शन रैली के अलावा कहीं मंदिर जाते देखा? बस मेरा एक ही सवाल है। आप और मेरे तो मंगलवार को हनुमान जी के जाते हैं, बुधवार को गणेश जी के जाते हैं, सोमवार को शिव जी के जल अर्पित करके आते हैं, शुक्रवार को संतोषी माँ के जाते हैं, गुरुवार को हम साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, रविवार के दिन हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। हम तो जाते हैं ना, चुनाव हो या नहीं हो। आपने कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता को बिना चुनाव के मंदिर जाते देखा? तो मैं किसी की भक्ति पे सवाल खड़ा करूं, मैं वो नहीं करूंगा। पर ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं, ये मैं स्पष्ट। ये जरूर कहूंगा कि मैंने कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता को चुनाव के अलावा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या चर्च जाते हुए नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं मैं मान लूं आप सत्य हो, पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता जिनको मिला, मैं कहता हूँ वो विरले लोग हैं। मुझे तो मिला भी नहीं। मेरे को मिलता 3 दिन पहले जाके अपनी जगह रोक के खड़ा हो जाता हूँ। आपको तो न्योता मिला, आपने उस न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं उस दिन उदयपुर में था और उदयपुर से मैं चुनाव लड़ा था। मेरे कार्यकर्ताओं ने, और ये मेरे उन कार्यकर्ताओं के मैसेज अभी भी व्हाट्सएप पे, उन्होंने लिखा कि भैया हम घर के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हम स्वयं से शर्मिंदा हो रहे हैं। तो आप मेरी ट्विटर की टाइमलाइन निकाल के देखिएगा, मैंने उस दिन अखंड रामायण का पाठ आयोजित कराया और प्रेस को बोला कि ये कांग्रेस के जो पाप है उसका प्रायश्चित हम लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस में राहुल गांधी को ये सलाह कौन देता है कि राम मंदिर में नहीं जाना या जो बहुसंख्यक समाज है उससे थोड़ा दूर रहना? कि हम यही देखते हैं, आप तो इतने समय से उन प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस के, तो आप जानते होंगे कि किस लाइन पे कांग्रेस चलती है। राहुल गांधी किसके कहने पे किस लाइन पे चलते हैं? कांग्रेस को जो लोग अभी चला रहे हैं वो क्लास के मॉनिटर का चुनाव जीवन में नहीं लड़े और 300 साल से राज्यसभा में बैठे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस ना तो सत्ता में आए ना सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, पहली बात। दूसरा, जो व्यक्ति है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहा है, वो 30 साल से, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जब भी वही बना रहा था। अगर उसके दिमाग के आइडिया में इतना दम होता तो 42 और 52 पे कांग्रेस आके नहीं सिमटती। तीसरा, जो व्यक्ति जो टिकट पे अपने हस्ताक्षर करता है और टिकट देता है, अगर उसको बोलो कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या अलग राज्य है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आपके जर्नलिस्ट मित्रों से पूछ लीजिएगा, उनको पता होगा ये बात। पर ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं पता? सबको पता। अगर राहुल गांधी, और होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए उनको, और होते हुए भी अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते तो वो भी उतने ही दोषी है जितने ये पीएस और ये मॉनिटर का चुनाव। ये सब लोग पीए थे, ये सब लोग पूर्व के यूपीए के मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के पीए थे। पीए लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, जीवन में चुनाव लड़ा नहीं, इमोशनल क्या इश्यूज है वो पता नहीं, ग्राउंड कनेक्ट पूरी तरह से छूट चुका है, युवाओं की महत्वाकांक्षा और अभिलाषा को वो समझते नहीं। एक उदाहरण देता हूं, बहुत रोचक उदाहरण है। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था लगभग 1.5 पौने 2 साल पूर्व। उसमें मैं भी गया था।
उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि 50 अंडर 50, आपने सुना होगा, 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, सब जगह, एआईसीसी, पीसीसी, डीसीसी, सब जगह, ब्लॉक कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस, टिकटों के वितरण में, मंत्रियों के बनाने में, लोगों को चुनने में, सब जगह यह लागू होगा। आज तक एक जगह भी उसे लागू नहीं किया। जो पार्टी, और मैंने चेताया ये, तृप्ति जी, ये बात मैंने कांग्रेस के नेताओं को चेताई कि अगर हम हमारे ही प्रस्ताव को लागू नहीं कर सकते, जो देश को लिए जो गारंटियां दे रहे हैं उसको हम क्या पूरा करेंगे? हम हमारी चीजें जो हमने हमारे लिए निर्णय किए उसको पूरा नहीं कर सकते, देश का क्या करेंगे? तो कांग्रेस की हालत ये है कि मोदी जी के विरोध में वो अंधी इतनी हो चुकी। उनका रूटीन बताता हूं आपको, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का रूटीन, सुबह नाश्ता करो जब ये सोचो कि आज मोदी जी को माँ की गाली दें या पिता की गाली दें। लंच में ये सोचो कि आज अडानी को पकड़ें, अंबानी को पकड़ें, टाटा समूह को गाली दें, किसको दें। और डिनर में जो काम करते हैं वो मैं आपके दर्शकों को बता नहीं सकता। राहुल गांधी के लिए यह कहा जाता है कि वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो उन नेताओं को उन तक नहीं पहुंचने देते जो कांग्रेस का वाकई में भला चाहते हैं। जिन लोगों से घिरे हुए हैं उनको राजनीति का र नहीं पता है। दे डोंट नो पी ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज दे आर नॉट इन ए बिजनेस और प्रोफेशन और इन ए अफेयर ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन। उनको नहीं पता। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि जो 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहा है उसका नतीजा क्या है, उसका वैल्यूएशन। अगर वो नहीं कर, निश्चित रूप से वो जिम्मेवार है। मैं कब कह रहा हूं, क्योंकि आपके कहने से वो बन रहा है। जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट ही कांट टेक ए सिंगल डिसीजन। एक भी निर्णय वो नहीं ले सकता। फैसले कौन लेता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? ये राहुल गांधी जी और ये जो लोग हैं जिनका मैंने नाम आपको गिनाया, एक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, दूसरा 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहा, और तीसरा, आप यकीन मानिए मैं एग्जाजरेट नहीं कर रहा हूं, अगर आप पूछ लो उसको कि पटना कहाँ है तो वो बोल सकता है गुजरात में। पर वो तो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, उससे पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जन जन से जुड़ने का उन्होंने दावा किया था। मैं उनके दावों पे और उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर देश में टिप्पणी करने का अधिकार मतदाता को है। भारत जोड़ो यात्रा तो राजस्थान से भी निकली थी, मध्य प्रदेश से भी निकली थी। आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में अगले 50 साल के लिए साफ हो गई। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति यह है कि आपको जान के ताज्जुब होगा, पहली बार कांग्रेस ने 25 में से 3 सीटों पे कैंडिडेट नहीं मिले तो अलायंस को दे दी। आप विश्वास कर सकते हो, राजस्थान में कांग्रेस ने सीपीआई को सीट दे दी, आदिवासी पार्टी को एक सीट दे दी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। और हालत, राजसमंद से जिसको टिकट दिया वो विदेश चले गया, उसने कहा मैं तो विदेश जा रहा हूं, मेरे को नहीं लड़ना। झुंझुनू से जिसको टिकट दिया वो कह रहा मैं हारूंगा फिर भी लड़ रहा हूं। जयपुर से टिकट दिया वो कह रहा मेरा पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैं हारूंगा। ये कांग्रेस पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे आगे बढ़ा रही। जो व्यक्ति, आप सोचिए, आपको मैं चुनाव का टिकट दूं और आप चुनाव का टिकट लेते वक्त मुझे बोलो मैं तो हारने जा रहा हूं, तो मुझे देना चाहिए आपको। कांग्रेस ना तो सरकार में आना चाहती है, ना सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती, 3 काम करना चाहती है। 2 मैं आपको बताऊंगा, तीसरा नहीं बता सकता। पहला, मोदी को गाली, उसके परिवार को गाली, उसकी मोदी जी की पुराने जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है उसको गाली, उनके गरीबी को गाली। दूसरा काम, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, किसी का भी नाम ले लो, सबको गालियां दे दी। अब आप ये बताओ, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपनी कैपिटल लगाता है, अपना आइडिया लगाता है, वो क्या गुनाह है? नहीं, पर जिनको गालियां देके कुछ फायदा भी तो नहीं। क्यों? मैं कह रहा हूं देना क्यों?
जो लोग अपने कैपिटल से, अपने आइडिया से पैसा कमाना क्या पाप है क्या? वो तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहाँ पे गौरव जी एक चीज मेरी समझ में ये नहीं आती, जो जनता भी समझना चाहती है कि जब पता है आपको कि वो वेल्थ क्रिएटर्स हैं और बार बार आप देख चुके हैं उनको गाली देने का कोई फायदा होता नहीं है, तो फिर एक ही चीज पे अड़े रहने की वजह क्या है? क्या ये कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि जितना हम इनको गाली देंगे मोदी जी को गाली लगेगी। और प्रॉब्लम क्या है, अडानी जिसको वो गाली बोल रहे हैं वो कांग्रेस की राज्य सरकार है, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, राजस्थान में जब गहलोत थे, अभी आप तेलंगाना को देखो ना, कर्नाटक को देखो ना, उनके लिए रेड कारपेट बिछाता मुख्यमंत्री। और मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। वो अगर पूंजी निवेश कर रहे हैं उस राज्य में तो उसमें क्या गलती है? रेड कारपेट क्या मखमल की बिछानी चाहिए, क्योंकि पूंजी इन्वेस्ट करेगा तो रोजगार का सृजन होगा। आप फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी इतनी वित्त की बातें करते हैं, पूंजीपतियों पे निशाना साधते हैं, एमआरपी पे वो जो बात करते हैं मीम बन जाता है, जीडीपी पे बात करते हैं मीम बन जाता है। उन्हें वित्त मामलों की कोई जानकारी है? कभी आपने बताने की कोशिश नहीं करी उनको? देखिए, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी मदर मेरे को एक बात बचपन में सुनाती थी कि जागे हुए को तो कोई सोए हुए को तो कोई जगा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा उसको प्रभु भी नहीं जगा सकते। कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी की हालत ये है, अगर वो ये माने कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो कोई समझा सकता है, पर जो सीखना ही नहीं चाहता उसको कौन समझा सकता है? उनको कौन सही बात बता सकता है? और उनके जो सराउंडेड लोग हैं, जैसा मैंने 3-4 लोगों का हिंट दिया है, नाम लेना अशिष्ट है अपनी सभ्यता में, क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया है तृप्ति जी 6 साल तक, तो अब उनके लिए कुछ बोलूं अच्छा नहीं लगता। पर उनकी फैसलों की हकीकत, पर्सनल उनके इश्यूज में बता दूं तो वो सड़क पे नहीं निकल सकते, सड़क पे निकल नहीं सकते, पर मैं नहीं बताऊंगा जीवन में। पर उन्होंने वो जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं, मोदी जी को गाली, सनातन को गाली, भगवान श्री राम को गाली, युवाओं को गाली, और दिशाहीनता की पराकाष्ठा देखिए। आज सुबह बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, कल सुबह बात कर लेंगे कास्ट सेंसस की, परसों सुबह वापस अडानी अंबानी को गाली, उसके अगले दिन सुबह बेरोजगारी पे, उसके अगले दिन सुबह अग्निवीर स्कीम पे, उसके अगले दिन सुबह महंगाई पे, उसके अगले दिन सुबह चीन पर, फिर वापस से है ईवीएम हैकिंग पे। यही 4-5 7 चीजें बता दी मैंने आपको, एक सप्ते का रूटीन, सोमवार टू संडे तक का। और एक पे भी विपक्ष की क्या भूमिका होती है, ये बात मैंने कांग्रेस की नेताओं को बोली। विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती सकारात्मक आलोचना करना, मतलब आप आलोचना करो तो ये भी बताओ कि सही रास्ता क्या है। मैंने कांग्रेस के अंदर एक बात बोली, लोगों ने बोला ये आरएसएस का मोल है। क्या बोली मैंने, बताऊं आपको? मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष में थे, उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की प्रशंसा करी, तब देश के लोगों को लगा कि ये व्यक्ति जो बोलता है वो सही है। अटल जी ने विदेश में जाकर भी प्रशंसा की, लेकिन राहुल गांधी जो करते हैं वो भी कई मुद्दों पर सरकार की प्रशंसा करी उस समय, और सरकार के साथ खड़े हुए। अब मैं अगर अपनी ही सरकार की रोज गालियां दूं, रोज मजाक उड़ाऊं, तो अल्टीमेटली मैं मेरे देश की मजाक उड़ा रहा हूं। सरकार कौन बनाता है? सरकार क्या है? सरकार तो देश है, देश चुन रहा है ना सरकार। तो अगर मैं सरकार को सुबह से शाम गालियां और कोसता रहूं तो मैं देश को कोस रहा हूं। अरे कुछ तो अच्छा किया होगा, 10 साल हो गए, एक व्यक्ति यहां से वहां चलता है तो कुछ ना कुछ कदम उसका अच्छा होता है। मैंने टीवी पर बैठकर बोला और आज पुनः बोलता हूं, एज ए कांग्रेस प्रवक्ता भी बोला कि सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो योजना है उससे नए रोजगार का सृजन हुआ है। मैंने ये टीवी पर बैठ के बोला कि जो स्वच्छ भारत का अभियान है उससे नई चेतना आई है लोगों में। मैंने टीवी के बैठ के बोला मेक इन इंडिया
स्कीम बहुत ज़बरदस्त है और मेक इन इंडिया से ही रोजगार आएगा, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में बॉटलनेक्स है। प्रॉब्लम अगर आप गिनाओ पर्टिकुलर, तो सरकार को उससे सहायता मिलती है, पर आप सुबह से शाम व्यक्तिगत टिप्पणियां, गालियां, परिवार को गाली, पुराने पृष्ठभूमि को गाली, गरीबी को गाली, देश स्वीकार नहीं करता। आपने बताया टीवी पे देख के आपने कई चीजें बोली, लेकिन टीवी पे देख के आपने ये भी बोला था कि आप कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल बोला था, आज भी बोल रहा हूं। मैं तो वहीं खड़ा हूं सनातन के पक्ष में। कांग्रेस चली गई, मैं तो शुरू से कहता था अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, पर कांग्रेस 15 दिन में बदल गई। 15 दिन पहले भ्रष्टाचारी था, आज सबसे ईमानदार बन गया। मैं तो कहता था कि लेफ्ट विचारधारा को दुनिया ने डिस्कार्ड कर दिया, इन लोगों से बात नहीं करनी जानी चाहिए। कांग्रेस आज उन्हीं के गोद में जाके बैठ गई। मैं तो शुरू से कहता था भगवान राम का विरोध राष्ट्र का विरोध है, पर कांग्रेस ने मेरी बात नहीं। मैं यहां बैठा था, कांग्रेस यहां बैठी थी। मैं तो आज भी अपने विचारों पे बैठा हूं, कांग्रेस उठ के वहां चली गई। आप खुद को कांग्रेस में कहाँ देख रहे थे जब 7-8 महीने पहले तक, जब आपने ये विचार नहीं बनाया था? मैंने जब ज्वाइन किया था, जब कहाँ देख रहा था, मैं इसका जवाब दूंगा और फिर 7-8 महीने पहले का जवाब दूंगा। मेरे को ये लगा कि देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तो नए लोगों का, नए आइडियाज का, एस्पिरेशनल इंडिया को समझने की ताकत इनमें होगी। तो मैं राष्ट्र के निर्माण में इस पार्टी के थ्रू, क्योंकि मैं ये मानता था कि राजनीति एक सोशल चेंज लाने का माध्यम है, तो मैं सोच रहा था कि इनके माध्यम से मैं सामाजिक चेंज पॉजिटिव, मेरे खुद के एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स है पॉवर्टी एलिवेशन के, हंगर को ख़त्म करने के, मॉल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के, एम्प्लॉयमेंट मेरे पास है। मेरे को सही है गलत है वो एक अलग डिबेटेबल है, पर मेरे पास अपने ओरिजिनल थॉट्स हैं। तो मैं सोचता था इन थॉट्स का प्रयोग करके राष्ट्र में अपनी विकास में योगदान दूंगा। कांग्रेस को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा दैट वी विल डू व्हेन वी विल कम टू पावर। अरे मैंने उनको एक एग्जाम्पल में हमेशा उनको मैंने एक उदाहरण दिया कांग्रेस को। मैंने कहा मोदी जी की बात देश क्यों सुनता है? मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक राज्य को ऐसा विकास का मॉडल बना के दिखाया। आप भी बनाओ। एक राज्य है, आप 3 राज्य है, एक राज्य में ऐसी विकास का मॉडल करके दिखाओ देश को, ताकि क्रेडिबिलिटी बने। नहीं, दैट वी विल डू व्हेन वी विल कम टू पावर। आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो आज, तृप्ति जी मेरी बात क्यों सुन रही है? क्योंकि मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने जो इमोशंस है वो व्यक्त किए हैं। अब वो अच्छे किए हैं गलत किए हैं उस पर आप डिबेट कर सकते हो, पर जितने लोग अच्छे बोल रहे हैं कुछ लोग खराब भी बोल रहे होंगे, पर आप अगर काम ही नहीं करोगे, सिर्फ आप मूवमेंट करने से, आप बिना किसी की कार्यकर्ता, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या किसी शीर्ष नेता से मिल सकता है? अगर वो पूरा जन्म भी लगा दे तो नहीं मिल सकता। हालांकि मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको फिर बोलता हूं, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता को अगर मान लो लखनऊ में बैठे कार्यकर्ता को कुछ फीडबैक देनी पार्टी को, कोई चैनल ही नहीं, कोई चैनल ही नहीं है। तो आपने ये बात पहुंचाई शीर्ष नेतृत्व सबको, और आपको यकीन नहीं होगा पिछले 4 महीने में तो ऐसे लोगों के घर गया जैसे मैं नौकरी मांगने आया हूं, कि साहब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार किया, अब चलो मैं चलता हूं, मैं पूजा करवाऊंगा आपकी। साहब सनातन पे विरोध पे चुप्पी तोड़ो, साहब ये गालियां देना बंद करो, साहब नए लोगों को पार्टी में इंक्लूड करो, नए आइडियाज को इंक्लूड करो, ये पीएस को हटाओ यहाँ से, जिनको राजनीति का कुछ ज्ञान नहीं उनको खत्म करो। आज कांग्रेस का मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी तक कहीं नहीं बताई। कांग्रेस की शीर्ष बॉडी है CWC, कांग्रेस कार्य समिति। मेरे को कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर ने बुला के बोला कि आपको हम उसका मेंबर बना रहे हैं। मेरा नाम नहीं आया। मैं 10-15 दिन बाद वो लीडर मुझे मिले, टॉप मोस्ट। मैंने कहा साहब आपने तो बोला था।
बोले वो आपकी जो धर्म की आइडियोलॉजी है ना, वो सूट नहीं कर रही हमको, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के भी सनातन की बातें करता था, निर्विवाद रूप से करता था और बिना परवाह किए करता था। मैं वहाँ बैठ के भी राम जी के बारे में उनको चेताता था। मैं वहाँ बैठ के भी ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट पे सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से उन्हें रोकता था। ये कहता था कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, माना मैंने, मैं स्वीकार कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ, पर उसको जो सरकार कर रही है उससे क्या बेहतर किया जा सकता, मुझे ये बताओ, तब तो आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। कोसने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप ज्यादा कोसोगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे इनका काम ही है सुबह से शाम करना। तो मैं उनको मैंने क्या क्या, अब मैं आपको पूरा बताऊंगा तो मेरे खुद आप शर्मिंदा हो जाऊंगा इनकी, अगर मैंने करतूतें खोल दी आपके सामने तो। ये इस स्तर पे जाकर पहुंच चुके हैं तृप्ति जी। अंत में आके आपको यही लगा कि यहाँ पर 4 महीने तक इंतजार किया। बजट पे मैं प्रेस वार्ता करता हूं और मेरी प्रेस वार्ता बजट पे देश के लोग सुनते हैं, इंतजार करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि आप राम मंदिर नहीं गए। तो कहे ठीक है, हम दूसरे से करा लेंगे। अपने नेताओं की कोई एक तरह से देखा जाए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कई छोड़ के गए हैं। मैं कह रहा हूं ना, अगर मेरे सनातन का मुद्दा उठाना उनको बुरा लगता है, राम मंदिर का मुद्दा उठाना बुरा लगता है, तो वो मेरे को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरा नाम था वो काट दिया, क्योंकि मेरा धर्म को और मुझे बोला कि आपका धर्म हमें सूट नहीं करता, ये शब्द थे। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बीजेपी ही क्यों? 3 बातें जिसके कारण मैंने पार्टी छोड़ी, मैं इसको कहता हूँ ये मेरे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। और कुछ जैसे नौकरी में होते हैं कुछ मैंडेटरी योग्यताएं और कुछ होती डिजायरेबल योग्यता। जैसे मैं आपके पास नौकरी लेना हूं तो आप कहोगे ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैंडेटरी। एक डिजायरेबल में आप लिखोगे कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी हो, इंग्लिश बोलना भी आता हो, दिल्ली में ही रहता हो, तो ये डिजायरेबल है। पर फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। वैसे ही मेरी जीवन की ये 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी। राष्ट्र निर्माण में योगदान, धर्म की रक्षा और आर्थिक समानता। आज भी वही है, 7 साल पहले भी वही थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं उदयपुर से चुनाव लड़ रहा था। चुनाव की हर रैली में स्टार्ट करता वंदे मातरम जय सिया राम। आप मेरा वीडियो निकाल के देख सकते हैं, उदयपुर चुनाव प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आपको मिल जाएगा। मेरे को कांग्रेस के नेता बोले ये नारा क्यों दे रहे हो, वंदे मातरम जय सिया राम से जिस पार्टी को ऐतराज हो। मेरा तो माथा उस दिन ही खराब हो गया था, मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा आपको खराब लग रहा है तो सिंबल वापस ले लो, नारा तो यही लगेगा। मैंने चेंज नहीं किया। मैं जमशेदपुर चुनाव लड़ रहा था, मेरे जो चुनाव का जो स्लोगन था उसमें भारत माता की जय से वो स्टार्ट होता था। एक चुनावी गाना बनवाया था मैंने एक सिंगर से, तो उसने कहा मैं स्टार्ट कैसे करूं। मैंने कहा स्टार्ट कर भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय से क्यों कर रहे हो। अरे भारत की महान सेना का स्लोगन है भारत माता की जय। वंदे मातरम भारत की सेना का स्लोगन है। जय सिया राम जय बजरंग बली भारत की रेजिमेंट्स का स्लोगन है। पता ही नहीं इनको, कौन सी दुनिया में पता ही नहीं। भारत माता की जय जब वीर सेना निकलती है युद्ध के मैदान में, तो भारत माता की जय का जय घोष करके आगे निकलती है। पता ही नहीं इनको। जय बजरंग बली हमारे जाट रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट, इनका युद्ध घोष है। पता ही नहीं इनको। हर चीज में मोदी जी का विरोध, सनातन का विरोध। मैं आपको और बातें बताऊंगा तृप्ति जी, मैं आपके दर्शकों के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ।
दर्शक यही जानना चाहते हैं, हालांकि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिस तेजी से उनकी पार्टी से नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उससे लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो वही लोग बता पाते हैं जो उस पार्टी के अंदर। मैंने अंदर बताया आपको। लेकिन अब आप बीजेपी में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक चीज की मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, 2047 का प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, यकीन मानो मुझे उस संकल्प ने बेहद प्रेरणा दी है। कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री देश को डेवलप्ड नेशन बनाने का संकल्प ले रहा है, मतलब इससे ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात नहीं है। तो मैं उस संकल्प में अपना गिलहरी वाला योगदान तो निश्चित दूंगा, भले ही मैं कोई एक्स पद पर रहूं या बिना पद के रहूं या वाई पद पर रहूं। रही बात आप क्या कहाँ देख रहे हो, मैंने कांग्रेस में भी कभी कोई पद नहीं मांगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया उन सीटों पे जहां उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था। जमशेदपुर से टिकट दिया, 8 बार से हारी हुई सीट, 8 बार सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ। उदयपुर से टिकट दिया, 5 बार से हारी हुई सीट। तो मैं अपने लस्ट ऑफ पावर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सत्ता के लालच के कारण पार्टी में नहीं आया। ना पहले कांग्रेस में गया जब उनके 42 सांसद थे, 42। मेरे प्रोफाइल के साथ मैं जिस राजनीतिक दल में जाता चले जाता, पर 42 में गया क्योंकि मैंने सोचा मैं यहाँ पर ये राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। यहाँ आज आया हूँ, मेरा कोई लस्ट ऑफ पावर नहीं है। अगर लस्ट ऑफ पावर होता तृप्ति जी, मैंने तो 4 तारीख को ज्वाइन किया। 4 तारीख तक तो भाजपा ने सारे टिकट अनाउंस कर दिए थे, मैं 10 दिन पहले ही कर लेता। क्या मेरे दिमाग में इंतजार कर रहा था कि टिकट अनाउंस हो जाए ताकि मेरे ऊपर ये आरोप ना लगे कि चुनाव के लिए गए। मेरे को नहीं चाहिए कोई टिकट विकेट। मैं हिंदुस्तान में वन ऑफ द यंगेस्ट, सबसे कम आयु में वन ऑफ द यंगेस्ट फुल प्रोफेसर बना, 32 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर बना, देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल ऑफ द कंट्री, फुल प्रोफेसर। तो भगवान ने, मेरे गुरुओं ने के आशीर्वाद ने, मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने मुझे बहुत दिया है। मैं संतुष्ट हूं, पर 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसमें 1% की भी मिलावट, 1.1% की भी मिलावट नहीं होगी। राष्ट्र निर्माण में भागीदारी, धर्म की रक्षा में भागीदारी और आर्थिक समानता। अब आप ये बताइए, जैसे जिन प्रवक्ताओं से आप पहले लड़ा करते थे, अब आज आप उसी पार्टी में हैं, उनके साथ आप बैठेंगे। हर जगह आपसे पूछा गया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो, क्योंकि वो मीम बन गया था, आपने संबित पात्रा जी से पूछा था। अब आप उन्हीं के साथ बैठेंगे। तो अब मैंने आज बोला किसी को, मैंने कहा ट्रिलियन तो विदेशी यूनिट है, अब हम 1 ट्रिलियन को 1 लाख करोड़ बोलेंगे, बिकॉज 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। जीरो किससे? कांग्रेस से पूछेंगे? कांग्रेस का अस्तित्व रिजल्ट के बाद रहेगा कि नहीं, पूछने के लिए उनका अस्तित्व रहना चाहिए, मुझे डाउट है। एक तरफ इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस भी, क्या वो है अलायंस तृप्ति जी? ये तो अब उन्होंने तो बनाया है, ये तो जनता तय करेगी। नहीं, अलायंस है अभी, आपको मजाक नहीं लगती? बंगाल में अलायंस, मैं नहीं बोल रहा, अलायंस की पार्टनर बोल रही है 40 से कम आएगी। मैंने नहीं बोला, ये वाक्य मेरे तो नहीं थे, फिर भी कांग्रेस कह रही है हम उसके साथ अलायंस में। जो पार्टी कह रही कांग्रेस को 40 से कम आएगी, कांग्रेस जवाब दे रही हम इनके साथ है। बिहार में कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है अलायंस के खिलाफ, फिर भी कांग्रेस कह रही हम अलायंस में। दिल्ली में, पंजाब में उस पार्टी के साथ जिसको 15 दिन पहले तक कांग्रेस के नेता भर भर के गालियां देते थे, आज उसकी रिहाई के लिए रामलीला मैदान पे रैली करने पहुंच गए। इसमें मैं जरूर पूछना चाहूंगी, सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी की तस्वीरें काफी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। वो ही सोनिया गांधी जिनको अरविंद केजरीवाल पानी पी पी के गालियां देते थे, सबसे भ्रष्ट महिला है, इसको जेल डालूंगा, ये अरविंद केजरीवाल कहते थे। शीला दीक्षित के लिए मतलब उनकी आत्मा तो दुखी हो रही होगी, शीला जी की आत्मा, कि जो व्यक्ति मेरे लिए कांग्रेस पार्टी और उनका खुद का पुत्र वहां खड़ा हो गया। भगवान,
मतलब राजनीति की पराकाष्ठा देखो। उनका पुत्र, जिसकी वजह से शीला दीक्षित जी को अपमान के घूंट पीने पड़े, शीला जी का पुत्र आज उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया। बिल्कुल। और सोनिया गांधी को जिस तरह से बोला था वो तो ठीक ही ठाक है। सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि अब आप कांग्रेस से आए हैं, सोनिया गांधी मान कैसे गई उन सुनीता केजरीवाल के साथ बैठने के लिए, उन केजरीवाल के लिए जिन्होंने उनको जेल भेजने के लिए कागज लहराए। सीधा सा उत्तर, लस्ट ऑफ पावर। उनको लगता है ये सब इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा देंगे। मोदी जी को हराना छोड़कर मोदी जी जहां पहुंच गए हैं, और जो मोदी जी की सोच है, पहले आपको मोदी जी को हराने के लिए उनकी सोच को हराना पड़े। वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप उनको हराने की बात कर रहे हो। यही तो अंतर है। वो अगले कार्यकाल में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अमेरिका, चीन और भारत। अभी क्या, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत, अभी 5वें पे हैं हम। वो तीसरे की बात कर रहे हैं अगले कार्यकाल में, वो मोदी जी को हराने की। वो कह रहे हैं मैं भारत को पर कैपिटा इनकम डबल कर दूंगा, वो मोदी जी को हराने की। मेरे को, आपको उनकी, पहले अगर आपको किसी पार्टी को हराना है, मुझे आपसे ज्यादा मान लो वोट चाहिए, तो मुझे तृप्ति जी के आइडिया से बेटर आइडिया लाना पड़ेगा। मैं अपना आइडिया वही लेता रहूं और तृप्ति का आइडिया को कैसे हराऊंगा मैं? अभी कुछ ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो ये चला रहे हैं कि भारत में 67 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। क्या ये आंकड़े हैं, इनकी सत्यता क्या है? देखिए, बेरोजगारी पे विभिन्न एजेंसियों के, क्योंकि कुछ प्राइवेट एजेंसियों के सर्वेज आते रहते हैं बेरोजगारी की दर पे भी, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है जो डाटा कैप्चरिंग में, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको बेरोजगार मानते हैं। जो आंशिक रूप से, जैसे मान लो साल में 2 क्रॉप होती है, तो 2 क्रॉप्स में लगभग 8 महीने तो मैं एंगेज रहता हूँ, और कई जगह पे 3 क्रॉप होती है, कई जगह 2 होती है, तो 1 क्रॉप में मेरे को बेरोजगार मान लेते हैं पूरा साल का। तो ये जो डाटा कैप्चरिंग है, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक डिस्प्यूट है। पर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, एक तो संगठित क्षेत्र जैसे कंपनियां हो गई, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म्स हो गई, LLPs हो गई। एक होता है असंगठित क्षेत्र, जैसे जो पानी पताशे का जो ठेला लगा रहा है, फुटपाथ पे रेडीमेड गारमेंट बेच रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन कैप्चर करना, जो असंगठित क्षेत्र है, वो ये लोग करते नहीं है। तो हमारे देश में असंगठित क्षेत्र भी एक सुदृढ़ क्षेत्र है। मैं फिर आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये जो आंकड़े आते हैं, ये पार्शियली करेक्ट आंकड़े होते हैं, फुल्ली करेक्ट नहीं होते हैं, और इसमें एक एग्जाजरेशन होता है चीज़ों का। देश में बेरोजगारी का इश्यू, क्योंकि 142 करोड़ है लोग हैं हमारी जनसंख्या, और डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम दुनिया के सबसे नौजवान देश है, क्योंकि हमारी देश की एवरेज आयु लगभग 35 से 37 साल के बीच में है। तो इश्यू है, पर जो ये भयावह चित्रण करके एक पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग का प्रयास करते हैं, ये रुकना चाहिए। और पिछले कई सालों से, मतलब पिछले 8-10 सालों से मोदी जी की जो स्कीम्स है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा है, वनस्पत। क्योंकि एक क्या माइंडसेट का भी हम लोगों का चैलेंज है कि गवर्नमेंट जॉब इज द ओनली जॉब। If I am selling a garment sitting on the footpath, that is not treated as employment. छोटा उद्योग भी एम्प्लॉयमेंट है, MSME भी एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, पिछले 10 साल इकोनॉमी के लिए बड़े चैलेंजिंग थे, बिकॉज लगभग 3 साल इकोनॉमी ने कोरोना का इम्पैक्ट झेला है। आंकड़ों की बात की, आंकड़े खतरनाक तौर से हम कई बार देखते हैं, भुखमरी के भी आंकड़े आते हैं, इस तरह के आंकड़े भ्रमित करने वाले होते हैं, देश के लिए खतरनाक होते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता होते हैं जो कई ऐसे बयान भी देते हैं जो देश के लिए खतरनाक होते हैं। जाति जनगणना के साथ वो फाइनेंशियल डेटा को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ये गृह युद्ध की तरफ धकेलने जैसा नहीं है? देखिए, मैंने एक शब्द का प्रयोग अपनी चिट्ठी में भी किया था, दिशाहीनता। और अपने
इंटरव्यू के एक सवाल में भी बोला, एक दिन सुबह उठ के ईवीएम हैकिंग की बात, दूसरे दिन सुबह उठ के कास्ट सेंसस की बात, तीसरे दिन सुबह उठ के अडानी अंबानी टाटा गोदरेज सबको गालियां देने की बात, चौथे दिन सुबह उठ के बेरोजगारी का आंकड़ा कहीं से कैप्चर किया उसकी बात, पांचवें दिन सुबह उठ के अग्निवीर स्कीम की बात, छठे दिन सुबह उठ के महंगाई की बात। तो ये दिशाहीनता है। अभी आप किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछें कि आप कास्ट सेंसस में कौन सा डेटा लोगे, उनको पता ही नहीं कि सेंसस में कौन कौन से डेटा आ सकते हैं और कौन कौन से डेटा कैप्चर ही नहीं किए जा सकते। आज क्या स्थिति हो गई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं 1 रुपया देता हूं, मुझे वापस 50 पैसे मिलते हैं, 25 पैसे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश 1 रुपया देता, उनको 1.25 रुपये मिल जाते हैं। झारखंड 1 रुपया देता, उसको 1.5 रुपया मिल जाता है। ये बातें एक संपूर्ण भारत जिसको हम एक राष्ट्र मानते हैं उसके लिए बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। राजनीति से परे होनी चाहिए ऐसी बातें। हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और झारखंड का मुख्यमंत्री फिर एक जवाब दे देगा कि भाई जो माइंस और मिनरल्स है वो तो मेरी भूमि में है, तो वो मैं बंद कर देता हूं, मैन पावर तो मेरे लोग जाके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। तो ये जो भारत को डिवाइड एंड रूल करने वाली नीति है कि लोगों को भ्रमित करो, कास्ट के नाम से भ्रमित करो, उपजातियों के नाम से भ्रमित करो, क्लस्टर के नाम से भ्रमित करो। और इसमें एक बात आपको बताता हूं, ये जो आइडिया है कास्ट सेंसस वाला, ये राहुल गांधी जी को बिहार के एक प्रादेशिक दल ने दिया है। अरे वो बात उस दल के लिए फायदेमंद नुकसानदेह हो सकती है, पर एक राष्ट्रीय पार्टी जातियों में बांट के सेंसस करो। फिर मान लो किसी जाति ने कह दिया कि साहब हमारे टैक्स कितना दिया ये भी कैप्चर करो, हमारे लोगों ने जीएसटी कितनी दी वो भी कैप्चर करो। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कहते हैं कि भाई हमारे लिए 4 जातियां हैं, अन्नदाता, महिला, युवा और किसान, तो ये 4 जातियां हैं। गरीब GYAN बोलते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, तो ये 4 जातियां। राहुल गांधी जी आज सारी वो बातें बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने विरोध करके यहां तक पहुंची है। यही मैं कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते कांग्रेस आज स्वयं की नीतियों का विरोध करती है, राष्ट्र की प्रगति का विरोध करती है, जातियों में बांटना चाहती। पर देश के लोग और मतदाता इतने समझदार और इतने जागरूक है कि इन तरह की बातों से वो अपने निर्णय नहीं कर सकते। देश के लिए ये बयान खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। फलाना जाति बोलेगा भाई इनकम टैक्स हमने कितना दिया, हमने 5% इनकम टैक्स दिया तो हमें 5% लैंड भी दो, 5% हवा भी दो, 5% पानी भी दो, 5% एयरपोर्ट भी दो, 5% रेल नेटवर्क भी। ये कोई तरीका है? ये कोई सोच है? ये भारत के एक रूपता के लिए खतरा है। और जो कांग्रेस अध्यक्ष ने अभी जयपुर में बात करी ये उससे रिलेटेड है कि 370 की बात राजस्थान में क्यों करे, उन्होंने सवाल उठाया। बिल्कुल 371 बोला था उन्होंने। 300 आप बोलना, वो 370 ही चाहते थे, जिसे स्लिप ऑफ टंग बताया गया है। पर 370 की बात राजस्थान में क्यों? अरे 370 की बात तमिलनाडु में भी होगी, 370 की बात आसाम में भी होगी, क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं। हम अलग अलग राज्य प्रोफाइलिंग के लिए हैं पर राष्ट्र एक ही हैं। तो ये जो आपका सवाल है ये कांग्रेस अध्यक्ष का वक्तव्य है, उसमें आप ये भी जोड़िए, ये देश के लिए ये अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आप वहां क्यों नहीं करते। अरे सब जगह सब बातें होनी चाहिए। हर स्टेट का देश के डेवलपमेंट में योगदान है, हर जाति का, हर वर्ग का, हर समूह का देश के विकास में, और विकास से पहले देश की स्वाधीनता में बराबर योगदान है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर कल्चर, वी शुड प्रिजर्व इट, वी शुड नॉट मूव इनटू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब आखिर का एक सवाल, जब आपने एक पार्टी ज्वाइन की थी जो 40 पार थी, आज जिस पार्टी में आप आए हैं वो 400 पार की बात करती है। फाइनेंस की बातों में समझे, शेयर मार्केट में क्या देखते हैं, कितने ऊपर तक जाएगा? आपको मैं इसका उत्तर देता हूं।
दुनिया की जो पहली 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिसमें आज भारत 5वें स्थान पे है, फिर फ्रांस है, इटली है, रशिया है, एक दो और यूरोपियन देश, ये 10 टोटल इकोनॉमीज है। भारत की जीडीपी 7% से बढ़ रही है, और पहली 10 इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमी 3.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही। आप समझ रहे मेरी बात? तो दुनिया का निवेश कहाँ होगा? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में। ना तो अमेरिका 7 से बढ़ रही है, ना जर्मनी 7 से बढ़ रही है, ना फ्रांस 7 से बढ़ रही है, ना जापान बढ़ रही है, ना रशिया बढ़ रही है। रशिया के तो माइनस जा रही है। तो आज दुनिया का निवेश जहाँ होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। तो आने वाले दिनों में इंडियन कैपिटल मार्केट इज द ओनली कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड विच कैन जनरेट पॉजिटिव एंड वेरी हाई रिटर्न्स। और उसका एक कारण और आपको बताता हूँ एज ए प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस। 5 राज्यों के चुनाव हुए नवंबर में, दिसंबर 4 को नतीजे आए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूरे दुनिया में और कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ये मैसेज गया कि भारत में अगला रेजाइम और उसके अगला रेजाइम एक स्टेबल रेजाइम मोदी जी के नेतृत्व वाला होगा। तो उनको जब स्टेबिलिटी दिखी तो उन्होंने इन्फ्लो और किया। आप देखना 4 दिसंबर के बाद से लेके अब तक मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी होगी। तो आने वाले समय में शेयर बाजार पॉजिटिव रिटर्न्स देगा। मैं ये कहने के साथ साथ ये भी बोलूं कि मैं कोई लोगों को पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, वो अपना स्वयं का निर्णय ले। पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगले 10 साल में मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अभी हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है लगभग। हमारे से ऊपर जो देश है वो है जर्मनी, और वो है लगभग 4.1 ट्रिलियन, और जापान है 4.3 ट्रिलियन। मुझे लगता है कि 3.3 से 4.3 हम अगले 2.5 साल में हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ चीन बचता है जिसकी लगभग 17 ट्रिलियन है, और अमेरिका जिसकी 25 ट्रिलियन है। तो दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम आ जाएंगे। पर इसके साथ साथ हमारी पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जिसको हम जीडीपी कहते हैं, वो आज लगभग $2,500 है, और चाइना की लगभग 12-13 हज़ार है, और अमेरिका की लगभग $25,000 है। हमें वो सफ़र 47 तक अचीव करना है, जो कि विकसित भारत का सपना है। अभी 4 जून को राजनीतिक सफर में क्या होगा, आपको क्या लगता है? 4 जून के राजनीतिक सफर में तृप्ति जी, मेरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, देश के किसी भी व्यक्ति को कोई आशंका, कोई डाउट कुछ है ही नहीं। लोग सिर्फ ये देखने के लिए उत्सुक है कि 360-65 आएगी भारतीय जनता पार्टी की, या 375-80 आएगी। बाकी उत्सुकता कुछ भी नहीं है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रोफेसर लोगों के साथ, मार्केट एनालिस्टों के साथ, कॉरपोरेट जगत के साथ रोज उठता बैठता हूँ। किसी को कोई भी डाउट नहीं है इस चुनाव में, नतीजों में किसी भी भारत के व्यक्ति को डाउट नहीं है। बस 5-10 सीटों का ये देखना चाहते हैं कि 365 आती कि 375 आती। ये एक जिज्ञासा है सबकी। बिल्कुल, हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि अब आपको भी अपने राजनीतिक करियर को लेकर किसी तरह का कोई डाउट पार्टी को लेकर ना रहे, और आपका राजनीतिक करियर बहुत तेजी से फले फूले। आपने 5 जनवरी के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।